संजय इंडियन आर्मी में हवलदार के पद पर कार्यरत था। गर्मी की छुट्टी में आया हुआ था, मगर घर नहीं, सीधे अपने ससुराल में। छुट्टी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर थी। वह अपनी पत्नी नेहा से बोला, नेहा, पूरी छुट्टियां तो यहीं बिता दी तुम्हारे साथ। सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी और बची है। सोच रहा हूँ चोचकपुर चला जाऊँ, गांव घर से मिल आऊँ। भैया भाभी भला क्या सोचेंगे। जनाब अब ससुराल के ही होकर रह गए हैं, हमारी तो फिक्र ही नहीं है। आपके साथ मैं भी चलूँगी जी, कम से कम भैया भाभी से मुलाकात तो हो जाएगी, नेहा ने कहा। नहीं, मुझे अकेले ही जाने दो। अगली बार की छुट्टी में हम साथ गांव चलेंगे और पूरी छुट्टी वहीं बिताएंगे। अरे बेटा, जब इसका मन है तो लेते जाओ, ससुराल भी घूम लेगी। बस शादी के समय ही तो गई है, 2 बरस हो गए, सासू माँ ने कहा। नहीं अम्मा, ले जाओ फिर ले आओ, इस बार समय नहीं है। अगली बार की छुट्टी में साथ ले जाऊंगा। कब की ट्रेन है जी, नेहा ने पूछा। रात 8 बजे की ट्रेन है। नेहा, मेरा सामान वगैरह बांध दो, 7 बज गए हैं। अब रेलवे स्टेशन के लिए निकलूंगा, सब तैयार कर दी हूँ। और संजय अपना बैग उठाया और निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। अंधेरा हो चला था, लोकल एरिया था। एक कच्ची सड़क स्टेशन के लिए गई हुई थी। आगे आगे संजय चला जा रहा था। आर्मी बूट की आवाज़ आ रही थी। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक काला कुत्ता, जिसकी आंखें लाल थीं, अपनी जीभ लपलपाता हुआ चला आ रहा था। मगर ये कुत्ता आम कुत्तों से थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी कदकाठी और कुत्तों से उसे अलग बना रही थी। संजय ने इतना लंबा और बड़ा कुत्ता अभी तक नहीं देखा था। कभी वह पीछे मुड़कर कुत्ते को देखता तो कभी सुनसान रास्ते को। तभी उसका मोबाइल घनघना उठा। नेहा का फ़ोन था। उसने रिसीव किया। बोलो। कहिए जनाब, स्टेशन पहुँचे या नहीं? बस पहुँचने ही वाला हूँ, 10 कदम दूर हूँ। चोचकपुर पहुँचते ही फ़ोन करना, ठीक है। नेहा संजय के बातें होने के दरमियान वह विलक्षण सा दिखने वाला कुत्ता पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पैसेंजर ट्रेन की खबर होने लगी थी। संजय स्टेशन पहुंचा, टिकट लिया। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और संजय दौड़ते हुए एक डिब्बे की खाली सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन कुछ लेट थी, रात के 9 बजने को थे। ट्रेन खुली। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद चोचकपुर स्टेशन पहुंची। रात के करीब 11 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इलाका पहाड़ी था। संजय सोचा प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर देखूं, शायद कोई साधन मिल जाए। वह बाहर आया तो देखा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैलगाड़ी खड़ी है। वह उधर अभी बढ़ ही रहा था कि एक औरत की आवाज़ उसे सुनाई दी। मुझे भी चलना है जी। संजय पीछे मुड़कर देखा तो भौचक्का रह गया। पीछे जो युवती चली आ रही थी वह कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। संजय बिगड़ गया। तो तुम नहीं मानी, आखिर आ ही गई। क्या करती जी? यह कहने पर भी कि मुझे भी चलना है, आप तैयार ही नहीं हुए ले जाने को, सो अकेले ही चली आई। ठीक है, चलो आओ, इस बैलगाड़ी वाले से बात करते हैं, शायद हमें गांव छोड़ दें। दोनों जब बैलगाड़ी के पास गए तो न जाने क्यों गाड़ी में नधे बैल भड़क गए। गाड़ीवान जग गया। बोला, कौन है भाई? हम परदेसी हैं भाई, हमें चोचकपुर जाना है। इतनी रात को तो हम कहीं नहीं जाते भाई, मगर तुम परदेसी हो तो चलना तो पड़ेगा ही। आओ सरकार, बैठ जाओ। नेहा और संजय बैलगाड़ी पर बैठ गए। बैलगाड़ी वाला गीत गाते हुए चल पड़ा। वाह, गा भी लेते हो, क्या नाम है भाई? मुरली सरकार। बातों ही बातों में चोचकपुर आ गया। यह रहा आपका गांव साहब। अच्छा मुरली, गाड़ी उस खपरेल वाले मकान के पास रोक लो, आ गया हमारा घर, संजय ने कहा। मुरली ने बैलगाड़ी खपरेल वाले मकान के पास रोक दी। संजय और नेहा अपना सामान लेकर उतरे। संजय ने बैलगाड़ी वाले को 100 रुपए के 2 नोट थमाए।
वह खुशी खुशी पैसे लेकर चल पड़ा। संजय ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? भीतर से आवाज आई। कमल भैया, मैं हूँ, संजय। कमल ने दरवाज़ा खोला और नेहा तथा संजय को देखकर कमल और आरती बहुत खुश हुए। कमल संजय के गले लगा और आरती नेहा के। चलो संजय, हाथ मुंह धो लो। भाभी, मैं नहाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोनिया वाले घर में जाओ, वहाँ नाद भरा पानी है, तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। जी, नेहा ने कहा और नेहा कोनिया वाले घर में चली गई। यह क्या? वह नेहा कहाँ थी? वह तो एक खून रिश्ता हुआ खौफनाक नारी कंकाल था, जिसकी लाल आंखों से खून टपक रहा था। मुरली बैलगाड़ी हाँकता अभी आधा सफ़र ही तय किया था कि उसके बैलगाड़ी के आगे से छम छम पायल बजाती एक खूबसूरत युवती रास्ता काटी और सड़क के किनारे दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बैलगाड़ी लेकर जब मुरली उसके करीब पहुंचा तो अवाक होकर उसे देखता रह गया। फिर बोला, सरकार आप? हाँ मुरली, मैं कब से तुम्हारे पीछे भागती आ रही हूँ और तुम हो कि अपनी धुन में मगन हो। नीचे उतरो, जरा सुनो। मुरली उस माया के आगे अपनी सूध खो बैठा और बैलगाड़ी से नीचे उतर आया। गाड़ी में नधे बैल उसके उतरते ही बैलगाड़ी लिए पूरी ताकत लगाकर भाग खड़े हुए। मेरे बैल भड़क उठे हैं सरकार, मैं जा रहा हूँ। अभी वह चलता कि युवती के लंबे नाखूनों वाले पंजे उसके हलक के पार हो गए। एक दर्द भरी चीख निकली मुरली के कंठ से और उस काली रात के सन्नाटे में गुम हो गई। युवती मुरली के गर्म खून को पीने लगी। उधर कोनिया वाले घर से नहाकर अभी नेहा नहीं लौटी तो आरती भाभी उसे बुलाने ही जा रही थी कि दरवाज़ा खुला और नेहा मुस्कुराती हुई अपने बालों को तौलिए से सुखाती बाहर आई। आरती उसके लिए खाना लाई और बोली, नेहा खाना खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, तुम्हारा कमरा खोल दी हूँ, अपने कमरे में ही सोना। संजय रोज रात उस मायावी चुड़ैल के साथ सोता और वो चुड़ैल रात में संजय का खून पीती। संजय की दशा दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। उसका जिस्म चुड़ैल के प्रभाव में आने से पीला पड़ने लगा था, जैसे शरीर का पूरा रक्त किसी ने चूस लिया हो। आज अमावस की रात थी, शायद संजय की जिंदगी गुम कर देने वाली काली रात। आज 5वां दिन था। नेहा काफ़ी परेशान थी और गुस्से में भी, क्योंकि इन 5 दिनों में संजय ने नेहा से एक बार भी बात नहीं किया था। अभी वो उधेड़ बुन में ही थी कि दरवाजे पर एक साधु आया। अलख निरंजन, माता इस योगी की झोली में कुछ डाल दे। नेहा चावल, दाल और आलू लिए आई और योगी की झोली में डालने ही वाली थी कि योगी पीछे हटा और बोला, ठहर जा, अनिष्ट, घोर अनिष्ट। मैं जो तेरी बर्बादी देख रहा हूँ बेटी, उसमें बहुत कम समय शेष रह गया है। तेरा पति तेरे ही जैसे रूप के छलावे में फंसकर एक चुड़ैल का दास बन गया है। बाबा, ये सब कब और कैसे हुआ? नेहा ने पूछा। जिस दिन तेरा पति अपने गांव के लिए तेरे घर से विदा हुआ, उसी दिन, उस काली रात में वह चुड़ैल काले कुत्ते का रूप धारण करके तेरे पति को अपने प्रभाव में ले चुकी थी। आज अमावस की रात है, आज वह चुड़ैल उसे मार डालेगी। चल, अपने पति को सलामत देखना चाहती है तो मेरे साथ चल। उधर कमल और आरती आज विचार विमर्श कर रहे थे कि कल संजय को अस्पताल लेकर चलेंगे, शायद उसे जॉन्डिस हो गया है। तभी बाहर एक मारुति वैन रुकती है। रात के करीब 11 बज रहे थे। वैन से वह साधु, नेहा और उसकी माँ उतरते हैं। साधु अभिमंत्रित कवच की माला तैयार कर चुका था। तीनों संजय के घर के बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। उधर संजय को लिए नेहा के रूप में चुड़ैल बाहर आने की कोशिश करती है और उनका रास्ता कमल और आरती रोकते हैं। इतनी रात को कहाँ जाओगे? सुबह चले जाना। मगर वो नहीं रुकते। दरवाज़ा खोलकर ज्यों ही बाहर आते हैं, वह साधु
पहले से ही तैयार माला संजय के गले में डाल देता है। संजय तकली के समान चक्कर खाता वहीं गिर पड़ता है। चुड़ैल का नेहा वाला रूप खत्म हो जाता है और वो खौफनाक चुड़ैल की अवस्था में आकर साधु की तरफ बढ़ती है। तभी साधु अपनी मुट्ठी में रखा राख चुड़ैल पर फेंक देता है। चुड़ैल का जिस्म धू धू करके जलने लगता है और एक पिशाची आवाज़ उस भयानक रात को चीर कर रख देती है।